कक्षा 11 की आज की भौतिक विज्ञान की क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम अध्ययन करने वाले हैं समय का मापन। इससे पहले की कक्षाओं में हमने अध्ययन किया कि लंबाई का मापन किस प्रकार से करते हैं, द्रव्यमान का मापन किस प्रकार से करते हैं। आज हम अध्ययन करेंगे समय का मापन किस प्रकार से करते हैं। तो चलिए देखते हैं भौतिक राशि जो समय है उसका मापन किस प्रकार से होता है। अब देखिए समय का मापन, मेजरमेंट ऑफ टाइम किस प्रकार से होता है। समय के मापन के लिए हम घड़ी का उपयोग करते हैं। पहला पॉइंट हमने लिखा है, समय का मापन किससे किया जाता है, घड़ी के द्वारा किया जाता है। घड़ी का उपयोग कर हम इसका समय का मापन करते हैं, यानी घड़ी के द्वारा हम समय का मापन करते हैं। तो घड़ी होती क्या है, कैसे घड़ी कार्य करती है। तो घड़ी क्या होता है कि वह घटना जो नियमित अंतराल के बाद स्वयं को दोहराती है, घड़ी का कार्य करती है। ऐसी कोई घटना जो एक निश्चित समय के बाद स्वयं को पुनः दोहराती है क्या कहलाती है, या कैसा कार्य करती है, वो घड़ी का कार्य करती है। तो वह घटना जो नियमित समय अंतराल के बाद या नियमित अंतराल के बाद स्वयं को दोहराती है, घड़ी का कार्य करती है। ठीक है, जैसे पृथ्वी अपनी अक्ष पर घूमती है तो क्या होते हैं, उससे दिन और रात होते हैं। तो पृथ्वी क्या कर रही है, जब वो अपने अक्ष पर घूम रही है तो ये घटना क्या प्रदर्शित कर रही है, एक घड़ी का कार्य कर रही है। हमें दिन और रात का पता चल रहा है। या जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूम रही है तो ये घटना भी क्या है, एक घड़ी का कार्य कर रही है। इससे हमें क्या पता चल रहा है, वर्ष का पता चल रहा है। एक वर्ष में आपके 365 दिन होते हैं, तो एक प्रकार की क्या है, घड़ी है। इसी प्रकार आप देखते हैं कि जो स्वस्थ मनुष्य है, कोई स्वस्थ मनुष्य है, उसका दिल धड़क रहा है तो वो भी क्या है, एक प्रकार की क्या है, आपका घड़ी का कार्य कर रही है। क्योंकि एक निश्चित समय के बाद फिर दिल की धड़कन धड़कती है। ठीक है, वो क्रिया क्या होती है, वो घटना रिपीट होती है। सरल लोलक है, सरल लोलक एक निश्चित समय के बाद पुनः उस क्रिया को दोहराता है, तो वो भी क्या करता है, एक घड़ी का कार्य करता है। तो इस प्रकार से विभिन्न प्रकार से आप घड़ी बना सकते हैं। ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपके पास समय के मापन की बहुत सारी विधियां हैं, या घड़ियां आपके पास, आप कह सकते हैं घड़ियां होती हैं। तो इसमें से कुछ उदाहरण हैं, जैसे सौर घड़ी है। पहली है सौर घड़ी। तो सौर घड़ी क्या है, जैसे आपका सूर्य है तो ये क्या करता है, जब सूर्य के चारों ओर पृथ्वी क्या करती है, परिक्रमण करती है, घूमती है, परिक्रमण करती है सूर्य के चारों ओर। तो इससे आपको क्या पता चलता है, वर्ष और दिन आप यथार्थता से ज्ञात कर सकते हैं, शुद्धता से आप ज्ञात कर सकते हैं कि एक वर्ष में कितने दिन होते हैं। ठीक है, किंतु इस घटना में जब ये घटना होती है तो आप सेकंड जो है, मिनट सेकंड का यथार्थता से ज्ञान नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जब पृथ्वी घूमती है तो एक साल में कुछ सेकंड समय आगे पीछे हो जाता है। तो आप यथार्थता से कहाँ तक नाप सकते हैं, वर्ष और दिन को इसमें यथार्थता से आप नाप सकते हैं, और इससे छोटी दूरियों को आप यथार्थता से नहीं नाप सकते हैं इसमें। तो कहने का मतलब है, यहाँ पर जो मुख्य जो चीज़ है सौर घड़ी, सौर घड़ी क्या है, सूर्य पर डिपेंड होती है कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी घूम रही है। तो हमें पता चलता है कि इस समय जनवरी का महीना है, इस समय फरवरी का महीना है, या एक साल पूरा हो गया है, या एक वर्ष में कितने दिन हो गए हैं, आपके 365 दिन हो गए हैं, या इसमें गर्मी का मौसम है, इस समय सर्दी का मौसम है। तो ये सौर घड़ी की तरह एक कार्य करता है जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है या परिक्रमण करती है। तो इसको हम सौर घड़ी मानते हैं। अब दूसरी घड़ी है परमाणु घड़ी। तो देखिए परमाणु घड़ी क्या होता है कि यह घड़ी परमाणु में होने वाले आवर्त कंपनों पर आधारित होती है। जो परमाणु घड़ी क्या होती है, परमाणु घड़ी में जो परमाणु होते हैं उनमें जो आवर्त होते हैं, यानी जो कंपन होते हैं, परमाणु में होने वाले जो
कंपन है, आवर्त कंपन है, यानी जो बार बार जो कंपन हो रहे हैं, बार बार जो कंपन की क्रिया दोहराई जा रही है, उस पर आधारित होती है परमाणु घड़ी। हमने इससे पहले 1 सेकंड की परिभाषा देखी थी जब हमने मूल राशि और मूल मात्रक पढ़े थे। तो वहाँ पर हमने कहा था कि जो सीजियम परमाणु है, सीजियम परमाणु अगर क्या करे, 9,19,26,31,770 कंपन करता है तो कितने के बराबर होता है? 1 सेकंड के बराबर होता है। सीजियम 133 जो परमाणु है, अगर वो 9,19,26,31,770 कंपन करे तो तब वो कितने के बराबर होता है? 1 सेकंड के बराबर होता है। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि परमाणु के कंपन और उसके आवर्तकाल के आधार पर, या हम कह सकते हैं किसी परमाणु के कंपन के आधार पर हम समय का मापन कर सकते हैं। किस घड़ी के द्वारा? परमाणु घड़ी के द्वारा। परमाणु जो कंपन करता है, हम ये मान लेते हैं कि ये कितने समय में, 1 सेकंड में, 2 सेकंड में कितने कंपन ये कर रहा है परमाणु, और उसके आधार पर हम समय का मापन कर लेते हैं। जो परमाणु घड़ी है वो कहाँ से कितना यथार्थता से नाप सकती है? 10⁻12 सेकंड से लेकर 1 सेकंड तक ये यथार्थता से नाप सकती है। ठीक है ना? कौन? परमाणु जो घड़ी है। अधिकतम ये 10⁻12 सेकंड तक नाप सकती है और कम से कम 1 सेकंड ये नाप सकती है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं इसमें और घड़ियों को देखते हैं। दूसरा है क्वार्ट्ज क्रिस्टल घड़ी। आपने देखा होगा जो आप घड़ियाँ अधिकतर जो प्रयोग करते हैं उसमें क्वार्ट्ज लिखा रहता है, क्वार्ट्ज घड़ी लिखा रहता है उसमें। तो क्वार्ट्ज क्या होता है? एक प्रकार का पदार्थ है, क्रिस्टल रूप में होता है। ये इस प्रकार से अगर एक घनाकार रूप में आपका ये क्रिस्टल है क्वार्ट्ज का, तो आप क्या करते हैं इस क्वार्ट्ज क्रिस्टल घड़ी में क्या करते हैं कि इसके जो ये विपरीत फलक हैं, ये विपरीत फलक, इस पर क्या लगाते हैं? प्रत्यावर्ती धारा, एसी करंट आपने ये जोड़ दिया, प्रत्यावर्ती धारा से जोड़ दिया। ये आप देख रहे हैं एक फलक ये है और एक फलक ये वाला है। तो आपने इसको और इस विपरीत वाले फलक को किससे जोड़ दिया? एक एसी मेंस से जोड़ दिया, प्रत्यावर्ती धारा से जोड़ दिया। तो जब इसको एसी प्रत्यावर्ती धारा आरोपित करते हैं आप क्वार्ट्ज पर, ठीक है, इनके विपरीत फलकों पर, तो जो इसके लंबवत जो ये फलक हैं, ये लंबवत जो फलक हैं आप, ठीक है, जो ये लंबवत पृष्ठ है, इनमें एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है जो इसके लंबवत फलक है। भाई इस वाले फलक पर और इस वाले फलक पर तो आपने क्या लगाया? इस वाले फलक पर और इस वाले फलक पर क्या लगाया? प्रत्यावर्ती धारा लगाए। तो जो ये वाले जो है लंबवत जो फलक हैं इसके, ये क्या करने लग, इन पर क्या उत्पन्न हो जाता है? एक विद्युत वाहक बल ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है। और इस ईएमएफ के कारण क्या होता है? जो क्वार्ट्ज क्रिस्टल है उसमें कंपन होने लगता है। ये क्वार्ट्ज जो क्रिस्टल जो है ये, इसमें क्या होने लगता है? कंपन होने लगता है। और इस कंपन का जो समयांतराल है वो आप नाप लेते हैं और इस प्रकार से आप समय का मापन कर लेते हैं। क्या है, किस प्रकार से क्वार्ट्ज घड़ी आपने बनाई, किस प्रकार से क्वार्ट्ज घड़ी कार्य करती है कि इसके जो ये विपरीत फलक है इन पर आपने ये प्रत्यावर्ती धारा अप्लाई की, एसी करंट अप्लाई किया, तो जो इसके जो ये लंबवत पृष्ठ हैं इस पर एक विद्युत वाहक बल ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स उत्पन्न हो जाता है। और इस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के कारण जो ये क्वार्ट्ज क्रिस्टल है कंपन करने लगता है। आप उस समय अंतराल को नाप लेते हैं कि कितने समांतराल में, कितने समय में ये क्वार्ट्ज कितने कंपन कर रहा है, और उस हिसाब से आप समय का मापन कर लेते हैं। यही चीज़ हमने ये पहले और दूसरे पॉइंट में लिखा है, यहाँ पर लिखा भी है कि जब एक क्वार्ट्ज क्रिस्टल के विपरीत पृष्ठों के बीच प्रत्यावर्ती धारा आरोपित करते हैं तो दूसरे लंबवत पृष्ठों के बीच विद्युत वाहक बल ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है। फिर सेकंड पॉइंट, इस विद्युत वाहक बल के कारण क्वार्ट्ज क्रिस्टल में जो कंपन उत्पन्न होता है उसका दोलन या कंपन समयांतराल नापकर समय ज्ञात कर लेते हैं। अब इसकी यथार्थता कितनी है? जो ये क्वार्ट्ज क्रिस्टल घड़ी है इससे हम 10⁹ सेकंड से लेकर 1 सेकंड तक यथार्थता से नाप सकते हैं। अधिकतम 10⁹ सेकंड तक और कम से कम 1 सेकंड तक हम इससे नाप सकते हैं क्वार्ट्ज क्रिस्टल घड़ी से। ठीक है, अब अगली घड़ी देखते हैं। अब जो अगली घड़ियां हैं वो दिखने में तो घड़ियां नहीं होती हैं, पर हम उससे समय का मापन कर सकते हैं। जैसे ये है रेडियो एक्टिव डेटिंग, ये बहुत प्रयोग होता है। ठीक है, ये दीर्घ समय अंतरालों को नापने के लिए प्रयोग होता है।
बड़े समय को, लंबे समय को नापने के लिए रेडियो एक्टिव डेटिंग का हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, और इससे जो यथार्थता से हम नाप सकते हैं, अधिकतम कितना नाप सकते हैं, 10 की घात 17 सेकंड तक हम नाप सकते हैं। इसका 10 की घात 17 सेकंड बहुत बड़ा समय होता है। 10 की घात 17 सेकंड तक इसमें यथार्थता से नाप सकते हैं। दीर्घ समय नापने के लिए रेडियो डेटिंग का प्रयोग होता है। जैसे जीवाश्म, मान लीजिए कोई चट्टानों के नीचे आपके क्या जीवाश्म दब जाते हैं, पेड़ पौधे हैं या कोई मनुष्य है, कोई जानवर है, तो उसके जो जीवाश्म है उसका पता कैसे लगाया जाता है कि ये इतना पुराना है। जैसे हम कहते हैं कि मान लीजिए किसी समुद्र के नीचे हमें कोई डायनासोर का या कोई मगरमच्छ का, किसी मछली का कंकाल मिला है, कोई जीवाश्म मिला है, तो हम उसका पता कैसे लगाते हैं कि कितना वर्ष पुराना है, रेडियो एक्टिव डेटिंग के द्वारा। रेडियो एक्टिव पदार्थ क्या होते हैं, इनके नाभिक क्षय होते रहते हैं, तो हम ये पता कर सकते हैं कि ये इसका क्षय कितने साल में हुआ है। इसमें कार्बन डेटिंग का मुख्य रूप से, रेडियो एक्टिव डेटिंग में कार्बन डेटिंग का प्रयोग करते हैं या यूरेनियम डेटिंग का भी इसमें प्रयोग करते हैं, मुख्यतः कार्बन डेटिंग का प्रयोग करते हैं। तो हमें मालूम है जो भी जीवित वस्तु होती है उसमें कार्बन का कुछ न कुछ अंश होता है, तो वो कार्बन कितने समय में क्षय हुआ है, कार्बन डेटिंग जो होती है कि कितने साल कितना कार्बन हमारा शेष बच गया है, कितना कार्बन की मात्रा इस समय है, कितनी इसमें वास्तव में रही होगी, तो उस हिसाब से हम पता कर लेते हैं कि ये जीवाश्म कितने साल पुराना है, यानी उसकी आयु का हम पता कर लेते हैं। इसी प्रकार से चट्टान की, पृथ्वी की आदि की आयु का हम इस विधि द्वारा, रेडियो एक्टिव डेटिंग के द्वारा हम पता कर सकते हैं। इसमें कार्बन डेटिंग का भी या यूरेनियम डेटिंग का हम प्रयोग करते हैं, यूरेनियम का प्रयोग करते हैं, यूरेनियम डेटिंग। ठीक है, तो ये भी एक प्रकार की घड़ी का कार्य करती है, यानी हम इससे समय का मापन कर सकते हैं। ठीक है ना, समय का मापन हमें पता चल रहा है कि जैसे हमें पता चल रहा है कि जीवाश्म कितने साल पुराना है, तो समय का पता चल रहा है कि बहुत ये किस समय का जीवाश्म है, किस समय की चट्टान है, या पृथ्वी की आयु कितनी है, पृथ्वी का निर्माण कब हुआ, तो इसका पता हम किससे पता कर रहे हैं, ये रेडियो एक्टिव डेटिंग से हम पता कर रहे हैं। इसी प्रकार से एक अगला जो समय मापन का तरीका है, विधि है, वह है मूल कणों के क्षय द्वारा। मूल कण जो क्षय होते हैं उससे हम पता कर सकते हैं कि कितने समय में वो मूल कण क्षय हुआ है, तो उससे भी हम समय का मापन कर सकते हैं। ये छोटी अल्प समय अंतराल की माप की जा सकती है, इससे छोटे समय के लिए अल्प समय अंतराल की माप इससे की जाती है। इससे हम कम से कम 10 की घात ऋण 16 सेकंड, बहुत कम समय है, 10 की घात ऋण 16 सेकंड तक यथार्थता से नाप सकते हैं, और अधिकतम 10 की घात 27 सेकंड तक हम नाप सकते हैं मूल कणों के क्षय के द्वारा। ठीक है ना, मूल कण क्षय होते, विघटित होते रहते हैं। ठीक है, तो उसके आधार पर आप अल्प समय अंतराल की माप कर सकते हैं। कम से कम कितना, 10 की घात ऋण 16 सेकंड आप नाप सकते हैं, और अधिकतम 10 की घात 27 सेकंड तक इससे नाप सकते हैं मूल कणों के क्षय के द्वारा। तो इस प्रकार से और भी अन्य तरीके हैं समय के मापन के। तो ये मुख्य 5 तरीके हैं जिनसे हम समय का मापन कर सकते हैं। तो इस क्लास में इतना ही। थैंक यू।